एक तरफ भारत और कनाडा के बीच सियासी गतिरोध बना हुआ है, वीजा पर रोक है। भारतीयों की बड़ी संख्या में लोग कनाडा में बसते हैं, नौकरी पाकर बेहतर जीवन बना पाते हैं। छात्रों की बड़ी आबादी अपना भविष्य वहां पर वो ढूंढने जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पर अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। भारतीय छात्रों से कनाडा के स्थानीय छात्रों की तुलना में तकरीबन 4 गुना तक फीस ली जाती है और कनाडा की अर्थव्यवस्था में करीब 70,000 करोड़ का योगदान है हमारे भारतीय छात्रों का। लेकिन शिकायत आम है कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कनाडा के छात्रों को मिलती हैं। और पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सुनेंगे कुछ छात्रों को जो एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा रहे। आइए सुनते हैं। मेरे को एक घर मिला जिसमें मैं 4 महीने के लिए रह रही थी। तो जब स्टूडेंट्स साथ में रहने लगते हैं तो काफी फ्रस्ट्रेशंस उठने लगते हैं स्टूडेंट्स के अमंगस्ट। तो वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम होती है कि साफ सफाई नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर कैनेडियन लैंडलॉर्ड्स हमसे बहुत परेशान हो जाते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो कल्चरल डिफरेंस, राइट। तो फिर मैंने 4 महीने बाद आई हैड टू चेंज माई हाउस। मतलब वो मेरा आइडियल सिचुएशन नहीं था, बट बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स होने लगे जो सारे दूसरे बच्चों के साथ भी होते हैं। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यही हमारे काउच कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हाउसेज में। तो घर बदलने का जो स्ट्रेस आता है हाउसिंग क्राइसिस का, लाइक आई सेड, दैट इज लाइक वेरी मैसिव ऑन योर मेंटल हेल्थ। दैट इम्पैक्ट्स यू वेरी मैसिवली कि घर फिर बदलना पड़ रहा है। एंड ऑल दिस वाइल यूर ट्राइंग टू स्टडी, स्कोर वेल इन योर स्कूल। तो ये मतलब बहुत बड़ा कल्चर शॉक था मेरे लिए, जो मुझे ऑनलाइन नहीं दिखा इंटरनेट में। कनाडा में मेरे एक फ्रेंड को बर्न हो गया था। एंड बिकॉज यहाँ पर हेल्थ केयर जो वो सेल करते हैं, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टाफ शॉर्टेज है हेल्थ केयर की कनाडा में कि उसको 5 से 6 घंटे सिर्फ वेटिंग रूम में बैठे रहना पड़ा था टू इवन बी लुक्ड एट। तो उतनी देर में तो क्या से क्या हो सकता है, इवन वी नो। मेरे को खुद नी इशू हो गई थी, सो मेरे को एक एक्सरे चाहिए था उसके लिए। And X-ray is like something that's not a emergency, right? It's not a case of emergency X-ray. तो आपको जो आपका नॉन इमरजेंसी केसेस होते हैं, इसको नॉन इमरजेंसी केसेस कहते हैं। इसमें आपको 4 से 5 महीने का वेट टाइम, रेगुलर वेट टाइम है। तो इसकी वजह से मुझे इंडिया फ्लाई डाउन करना पड़ा था ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट करवा पाऊँ। इस पर बात करने के लिए आपने छात्रों को सुना। मेहताब सिंह इमिग्रेशन सलाहकार हैं, हमारे साथ हैं। मेहताब जी, आप किस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट्स को? वो कह रहे हैं किराया इतना महंगा है और अगर इमरजेंसी ना हो, अगर कुछ मेडिकल ज़रूरतें हैं तो एक्सरे कराना है तो कुछ महीनों का इंतज़ार हो जाता है। क्यों इस तरह की परिस्थितियां हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, रेंट की प्रॉब्लम तो है ही है, पर इसके अलावा जो मेडिकल की प्रॉब्लम कह रहे हैं ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वहाँ पे मेडिकल जो है वो पब्लिकली फंडेड है, तो ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि आम कोई कैनेडियन नेशनल भी है। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं है तो वेट टाइम जो है वो ऑपरेशन का या एक्सरेज वो इतना ही है। और ये एक कंसर्न है जो कि करंटली कनाडा डील कर रहा है, जिसको हम शॉर्टेज ऑफ नर्सेज और शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भी कह सकते हैं। और जो रहने की बात, जो मकान किराए की बात है, वो भी एक समस्या है क्या? पहले छात्रों को नहीं बताया जाता क्योंकि एक बहुत बड़ा लागत लगा के ये लोग वहां जाते हैं। तो जो रहने की समस्या है वो कैसी है, उसका पूरा बताइए जरा हमें। जी देखिए, अभी अगर हम देखते हैं तो जो हाउसिंग मार्केट है वो कनाडा में पीक पे है। तो ये हम जस्ट एक स्टूडेंट्स का इशू ही नहीं ले सकते। इनफैक्ट ये चीज जो है वो नेशनल्स और परमानेंट रेजिडेंट्स भी इसमें डील कर रहे हैं और जो ये प्रॉब्लम्स है उसे फेस कर रहे हैं। अभी जो रेंटल मार्केट है वो भी राइज हो गया है क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है घरों के वो अभी पीक पर है। और ये कनाडा ने किया है ताकि जो हाउसिंग की डिमांड है उसे थोड़ा नीचे किया जाए। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो वहां रह रहे हैं वो सबके लिए ऐसा ही है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मेहताब, एक जो छात्रा है उन्होंने अकोमोडेशन को लेके क्या कहा है वो सुन लेते हैं। फिर आप देखते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में तो सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, सारे के सारे, मतलब। और फिर ये क्या कर देते हैं, हमें एज अ कम्युनिटी यहाँ पर, मतलब हमें एज अ कम्युनिटी साइड अलग करके रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। सो दे मेक अस स्टडी एट द
सिनेप्लेक्स थिएटर, वी अटेंड आवर क्लासेस इन द मूवी हॉल्स, मूवी थिएटर यहाँ पर, बिकॉज कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा इन्फ्लक्स ले लिया, उनके पास जगह ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में हम अकोमोडेट करे। तो ये सारी चीजें भी काफी शॉकिंग होती है जब यहाँ पर आकर पता चलती है, क्योंकि आप तो एडुकेशन लेने आए हो यहाँ पर, राइट। व्हाट आई कैन से इज कि एडुकेशन के नाम पर फसाड चल रहा है यहाँ पर थोड़ा, और ये सिर्फ आने के बाद पता चलता है, क्योंकि इंडिया से बैठकर जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो कुछ और दिखता है, इट जस्ट लुक्स लाइक समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। मेहताब, अगर आप देख रहे हो जो ये छात्र कह रही हैं, जो दिखाया जाता है और जो हकीकत में वहां पे होता है उससे बहुत अंतर है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो जिनके थ्रू ये अप्लाई करते हैं वहां से कुछ फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, प्रॉपर रिसर्च नहीं की जाती, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं ये बहुत जरूरी है कि जहां से आप रिसर्च कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक साइट हो, या कॉलेज की या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की। सो अगर हम ऑथेंटिक साइट से या कॉलेजेस की या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से सर्च करें तो ऐसे जो फॉल्स प्रोपेगेंडा या प्रोमिसेस हैं उसमें हम फॉल नहीं करते। इसलिए बार बार गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या आईआरसीसी ये बोलती है कि जब आप किसी के थ्रू अपनी फाइलिंग या वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं तो मेक श्योर करिए वो कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड हो, ना कि वो कोई गोस्ट कंसल्टेंट हो। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, पर इसे डील इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इंडिया में कनाडा की ज्यूरिसडिक्शन नहीं पड़ती है, और इस चीज का लोग फायदा उठाते हैं और ये बच्चों को गुमराह करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुमराह करते, तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे छात्रों को, और जो वहां पर मौजूद हैं वो क्या करें, क्योंकि अभी तो वीजा पर भी रोक है, एक तरफ पेरेंट्स यहाँ पे चिंतित हैं, लेकिन जो वहां पे हैं या जाने वाले हैं उनको क्या आपका सुझाव रहेगा? जी, मेरा सुझाव यही है, या तो वो खुद अप्लाई करें, या कम से कम जब किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर करें कि वो कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड हो। सो इसकी जो ब्रीफिंग है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी डाली है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करो तो मैं बता सकता हूं कि सर्च करें CICC पब्लिक रजिस्टर, और उसमें आप अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम सर्च करें। अगर वो नाम उसका वहां पे है तभी वो कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड है, अदरवाइज वो कनाडा की इमिग्रेशन सलाह देने के लिए रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर करें, या आप खुद कनाडा कॉलेजेस से आप डील करें या किसी रिकॉग्नाइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू ही ये सेवा उठाएं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले ध्यान देकर ही आगे बढ़ना चाहिए, अपना भविष्य वहाँ पे खोज रहे हैं, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, अगर एक मेहताब आखिर में सवाल कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की इकोनॉमी को एक तरह से बूस्टर का काम करते हैं, करीब 70,000 करोड़ की वहाँ पे कनाडा को आय होती है, उसके बावजूद अगर क्योंकि यूनिवर्सिटीज पूरे देश में वहाँ पर फैली हुई हैं, यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता तो वहाँ जाना उनको पड़ता है, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कॉलेजेस दो टाइप के हैं, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि DLI इंस्टीट्यूट्स या नॉन DLI इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, या पब्लिक या प्राइवेट कॉलेजेस में अंतर क्या है। अगर ये चीज प्रॉपर उन्हें गाइडेंस मिले तो जैसे ये बोल रहे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 3-4 रूम्स के अंदर ही ऑपरेट हो रहे हैं, पर अगर हम प्रॉपरली इसे सर्च किया जाए, अगर हम ऑथेंटिक साइट से या जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो जिसे हम प्रोविंसेस कहते हैं, उनकी साइट से अगर कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के अप्लाई करें तो ऐसी दिक्कत बच्चों को नहीं आएगी वहां पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेहताब, जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से ठीक से सुनिश्चित कर गवर्नमेंट साइट्स पे रिसर्च कर ही आगे जाना चाहिए।